Hello guys, welcome to my channel. I'm Yeshika. So today I'm going to tell you CA Foundation strategy, how you pass in your CA Foundation May 2026 examination, how will you pass, how you achieve 300 plus in your examination. So मैं यहाँ पे आपको ये बताने नहीं आई हूँ कि आपको इतने घंटे पढ़ने इतने घंटे नहीं पढ़ने, नहीं, बस अपन को यहाँ पे स्मार्ट और इफ़ेक्टिवली पढ़ना है कि यहाँ पे हावर्स नहीं गिनना है, ओनली स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए अपनी। तो चलो अपन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आपके भी क्लासेस तो चल ही रही होगी क्योंकि आपने कहीं ना कहीं से बैच ले रखा हो, किसी ने ऑफलाइन किसी ने ऑनलाइन। सो आपके 12 घंटे होते हैं अपने पास, तो 12 घंटे में से आपके 6 घंटे तो क्लासेस में जाते होंगे, जिसमें से 1-2 घंटे आपके रेस्ट, खाना, लंच, इन सब का। तो फिर आपके पास 4 घंटे बचते हैं। 4 घंटों में से आपको कैसे सेल्फ स्टडी करना है, कैसे आपको खुद को प्रिपेयर करना है। तो उसमें आप सेल्फ स्टडी में आप अपने खुद का गो थ्रू करते होंगे एक बार क्लासेस का कि क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, और खुद के नोट्स बनाते होंगे। उस टाइम भी आपको और इफ़ेक्टिवली उस टाइम आपको ऐसा करना चाहिए कि मतलब ज़्यादा अपने लिए आईसीए ज़रूरी है, देखो, क्योंकि आईसीए के उस टाइम क्वेश्चंस लगाओ आप। जैसे अकाउंट्स में आईसीए के क्वेश्चंस लगाओ, मैथ्स में आईसीए के क्वेश्चंस लगाओ। और लॉ की रही बात, तो लॉ में अभी से आप है ना, मेरा प्रेफरेंस ये है कि आप अभी से मतलब चार्ट बनाने लग जाओ। अगर आप ऐसे टैबलर प्रेजेंटेशन में आप चार्ट बनाओगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे आप जब लास्ट टाइम पे वो 1 मंथ रहता है ना, तो उस टाइम अपन को बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स चाहिए होते हैं। ऐसा लगता है कि इतना कौन पढ़ेगा, हमारे को मतलब एकदम ऐसे छोटा सा मिल जाए जिससे हम सब पढ़ ले एक बार में। तो वो चार्ट बहुत आपको हेल्प करेगा लास्ट टाइम पे, अगर आप अभी से इन चीज़ों को बनाने लग जाओगे। तो फिर आपको ये 1 मंथ मार्च तक तो आपको ये करना ही चाहिए। फिर गाइस अब लो की बात हो गई है, तो अब देखो इकोनॉमिक्स में भी मैं आपको यह प्रेफर करती हूँ कि आप उसमें भी चार्ट्स बनाओ, और फॉर्मूलाज जो रहते हैं ना उसको एक अपने पेपर पे सारे फॉर्मूलाज लिख लो। और एजम्पशंस रहती है माइक्रो में और मैक्रो में, एक हॉल लेवल का रहता है। तो आप इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर रखोगे ना, अभी से कॉन्सेप्ट क्लियर का टाइम है, तो आप अभी से कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, तो आपको बहुत अच्छा, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको लास्ट टाइम पे। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी इकोनॉमिक्स में, तो है ना। और रही बात क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो उसमें भी आप अभी से ही ऐसे के क्वेश्चंस लगाओ, है ना। और अभी से एमटीपी भी लगा सकते हो आप, अगर आपका ज़्यादा सिलेबस हो गया हो, वैसे हो गया होगा 50-70%, तो आप अभी से लगाने लग जाओ, है ना। तो अब रही अपनी 1 अप्रैल से क्या करना है अपन को लास्ट 1 मंथ में, क्योंकि उस टाइम बच्चों को बहुत वैसे हो जाता है कि अब तो 1 मंथ बचा है, अब क्या करना है क्या नहीं। नहीं, ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना। और कितने बच्चों के उस टाइम तक भी क्लासेस चलती है लास्ट 1 मंथ में, तो आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। तो आप लास्ट में जो 1 मंथ बचेगा, तो उसमें आपको दोनों मैनेज करके चलना है, क्लासेस प्लस रिविज़न। तो दोनों का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है आपको उस टाइम में, है ना, कि कैसे आप क्लासेस के साथ अपना रिविज़न भी बहुत अच्छे से कर रहे हो। बस ये होगा वहाँ पे जहाँ पे अभी आप 1-2 आवर का रेस्ट ले रहे हो, तो वहाँ पे आपको सिर्फ आधा 1 घंटे का रेस्ट लेना पड़ेगा बस, क्योंकि उस टाइम में अपने ज़्यादा मेहनत चाहिए अपन को इसलिए। सो देख, तो अब देखो अपन फर्स्ट अकाउंट्स में आपको उस टाइम क्या करना है लास्ट टाइम पे, है ना। लास्ट टाइम पे आप उस टाइम इंपॉर्टेंट जो अपने क्वेश्चंस हाईलाइट रहते हैं, पीवाईक्यूज, आपको वो करने हैं लास्ट टाइम पे 1 मंथ में, है ना। और लो में राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है ना, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस के बगैर आप पेपर में बैठ ही नहीं पाओगे। ऐसा है, यहाँ पे नहीं चलेगा आपका हाथ। राइटिंग प्रैक्टिस अगर कोई बच्चा अभी से भी कर रहा है, कोई स्टूडेंट अभी से भी कर रहे होते हैं अच्छी प्रिपरेशन के लिए, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत बेस्ट कर रहा है वो अभी से। और नहीं कर रहे तो डिमोटिवेट मत हो, लास्ट 1 मंथ में कर लेना, सफिशिएंट है यार इतना, है ना। और रही बात उसमें एमटीपी भी लगा लेना आप 1-2 अभी से, अकाउंट्स में भी लगा के चलो, है ना, सही रहता है, क्योंकि अपना उस टाइम पे अपन को पता पड़ जाता है कि हाँ हम 80-90 का तो अटैम्प्ट कर ही लेंगे इससे, एमटीपी लगाने से। अब रही बात इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में आपको इकोनॉमिक्स में आपके कॉन्सेप्ट मस्ट क्लियर होने चाहिए, है ना। और इसमें भी आप लास्ट में एमसीक्यू ज़्यादा प्रैक्टिस करो और एमटीपीस लगाओ, क्योंकि सिलेबस हो जाता है। और जब आप अगर जो चार्ट्स बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो वो चार्ट्स पढ़ेंगे ना, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा उस टाइम, बहुत हेल्पफुल रहेगी उन चार्ट से। अब रही बात क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको लास्ट टाइम पे सब नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ लिया बस वही रिवाइज़ करना है। और जो बात मतलब मैं यहाँ पे उन ज़्यादा बच्चों उन बात नहीं कर रही जिनको रैंक लानी है, 300 प्लस लाना है, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो 90% बच्चे जिनको सिर्फ पास होना है। तो अपन को यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स वाले चैप्टर करने, जैसे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल टेंडेंसी, स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, सैम्पलिंग, ऐसे चैप्टर्स करने हैं अपन को, जिससे अपन 70-80% का कवर कर सके अपना, क्योंकि अपन को यहाँ पे पास होना है। अपन को यहाँ पे वो नहीं देखना है
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कि हमारे को 90+ लाना है, वहाँ पे एग्रीगेट लेके चलना है, क्योंकि एग्रीगेट अपन एक तरह से अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स को लेके चलते हैं, तो अपन को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सिर्फ 50-60 आ जाने चाहिए मेरी तरह से, है ना। उस टाइम पे भी आप है ना ऐसे ही क्वेश्चंस लगाओ या बहुत क्वेश्चंस करो, PYQs करो, MTP तो मस्त लगा ही लेना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। सो देखो, अब रही बात इकोनॉमिक्स की, और आपको इकोनॉमिक्स में कितने बच्चे ऐसे हैं ना कि वो चैप्टर स्किप कर देते हैं जिनको वो हार्ड लगता है, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड, पब्लिक फाइनेंस। तो मेरा प्रेफरेंस ये है कि कुछ भी स्किप मत करो, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ऐसा कुछ नहीं छोड़ने से, बट किसी को हार्ड लगता है तो वो स्किप कर सकता है इन चैप्टर्स को, इतना कोई वो भी नहीं है इशू। बट मेरा प्रेफरेंस ये आप सब पढ़ के जाओ, इकोनॉमिक्स में इतनी कोई दिक्कत नहीं आती है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में तो सब बच्चे छोड़ते ही है, इतना मेरे को पता है, क्योंकि नॉन मैथ्स वाला बच्चा तो छोड़ के ही जाता है, इसलिए। सो इतना ही था। सो स्टे काम, स्टे हेल्थी एंड स्टे पॉजिटिव, ओके। सो ऑल द बेस्ट, ओके। और अगर आपको मेरे 4 नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट मी, ओके। बाय बाय।